अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में रहते हुए हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल्स को जानेंगे, इसके बाद वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, फिर इसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इनको डिस्कस करेंगे। आज के दिन हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में आपको बता देता हूँ। वेरिएबल जो है वो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। वैल्यू दो तरह की होती है, या तो जो हम इनपुट देंगे वो वैल्यू हुआ करेगी, या कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेशन होने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल यूज़ हुआ करेंगे। ठीक है, या इनपुट वैल्यू या आउटपुट वैल्यू कैलकुलेशन के बाद जो आती है उन वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल यूज़ होते हैं। अगर आप देखें तो कोई भी चीज़ है कहाँ पे स्टोर करवाते हैं, मेमोरी में। तो कंप्यूटर की मेमोरी या तो रैम होती है या तो रोम, या हमारे पास रैम होती है या हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे बात करेंगे रैम की। ठीक है, रैम क्या होती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि यहाँ पर चीज़ों को हम आर्जी तौर पे स्टोर करवा सकते हैं। अगर ये हमारे पास कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, यानी कि अगर रैम है, तो इसमें से मैं एक छोटा सा डब्बा उठा लेता हूँ वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। तो इसको एक मैं नाम दूंगा जो कि वेरिएबल का नाम कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास एक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए, हासिल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वेरिएबल के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें बाद में बताऊँगा। ठीक है, अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी की कोई लोकेशन है या मेमोरी सेल है, उसका जो नेम होगा वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर मेमोरी लोकेशन को कोई नाम दे दिया जाए, मेमोरी सेल को कोई नाम दे दिया जाए, तो वो वेरिएबल बन जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा। ये प्रोग्राम का इनपुट डाटा स्टोर करवाने के लिए, और इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट, यानी कि हमारी जो आउटपुट आएगी, हमारा कंप्यूटेशन कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आया करेगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम चलने के दौरान, उनको स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के चलने के दौरान हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। However, the name of a variable cannot be changed। तो ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये IT सीरीज़ की है। तो वहाँ पे ये लाइन लिखी गई थी, द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। तो वेरिएबल का जो नेम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वैल्यू जो है उसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाम को चेंज नहीं कर सकते। अब वेरिएबल जो है वो रैम में बनाए जाते हैं। रैम क्या होती है? रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें चीज़ों को आर्जी तौर पे स्टोर किया जाता है। जब लाइट ऑफ होगी तो यहाँ पे स्टोर सारा डाटा जो है वो रैम से मिट जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो आर्जी ये मेमोरी होती है जिस पे थोड़ी देर के लिए ही आर्जी तौर पे डाटा स्टोर होता है। अब वेरिएबल जो है वो ये रैम पे बनाए जाते हैं, यानी कि वेरिएबल रैम रैम की मेमोरी लोकेशन का नेम, यानी कि रैम की नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। तो जब रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है तो वेरिएबल पे भी डाटा आर्जी तौर पे हम स्टोर करवा सकते हैं। डैट इज़ वाई द स्टोर डाटा इन वेरिएबल। ताहम या इसी वजह से जो डाटा हम वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं वो भी आर्जी होता है। ठीक है, ये नहीं कि मुस्तकिल है 10 साल तक कायम रहेगा, नहीं। जब लाइट ऑफ होगी तो हमारे पास वेरिएबल से भी वैल्यू ख़त्म, रैम से भी वैल्यू ख़त्म। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ही हम इसको वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं जब हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑफ कर देंगे तो वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे, वैल्यू जो स्टोर की थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास ये टेम्परेरी मेमोरी है। द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। जब हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे तो डाटा जो इस वेरिएबल में स्टोर किया होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ये जो मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे पास कंप्यूटर की पूरी मेमोरी है। ठीक है, उनमें से एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन ले ली, यानी कि ये नेम ले लिया उसका और ये मेमोरी लोकेशन ले ली। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस होगा, ये उसका नेम आ गया, और ये जो अंदर मैंने स्टोर करवाया है इसकी वैल्यू होगी, जिसको हम कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, नेम ऑफ वेरिएबल क्या है, मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर कोई भी नाम होता है, ये किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, डाटा टाइप का हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल के नाम पे तौर पे आया है। ठीक है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, तो ये मेमोरी लोकेशन होती है, यानी कि कौन सी मेमोरी लोकेशन कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मेमोरी बनी हुई है तो मेमोरी में से कौन सी जगह पे, कौन सी लोकेशन पे जाकर वैल्यू स्टोर होनी है, तो ये हमारे पास उसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंटेंट ऑफ अ वेरिएबल, तो ये वो वैल्यू होती है जो कि मेमोरी में स्टोर करवाई जाती है बाय वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन को बढ़ते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, पहले हमें वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही वेरिएबल डिक्लेरेशन पता होगा। वेरिएबल क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसमें वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगा, वेरिएबल का नेम बता देना, यानी कि वेरिएबल का नेम बताना, और साथ ये भी बताना कि उस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा हम स्टोर करवाना चाहते हैं, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, वेरिएबल का नेम बताना और इसमें किस तरह का डाटा स्टोर होगा वो चीज़ बतानी। तो देखें, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप, और इसकी डाटा टाइप कि किस किस्म का डाटा स्टोर होगा, इन चीज़ों को स्पेसिफाई करने के प्रोसेस को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। फ़र्ज़ किया, मैं लिख देता हूँ इंट एक्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेरिएबल है एक्स। ठीक है, और ये साथ उसकी टाइप बताई गई है कि इसमें इंटीजर डाटा स्टोर हो सकता है, इसमें इंटीजर डाटा स्टोर करवाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, बाकी हम एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं। अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड, जितनी हमें ज़रूरत हो हम उतने ही कई वेरिएबल्स को प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, या प्रोग्राम में उतने ही वेरिएबल्स आ सकते हैं। ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। हाँ जी, ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम में वेरिएबल्स को जहां मर्जी डिक्लेयर करें, लेकिन जहां पे इनका यूज हुआ है उससे पहले। एग्जांपल देके बताता हूं, पहले ये देखें, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज। देखें, अगर मेरे पास 5वीं लाइन में मैंने वेरिएबल x को यूज़ किया है, 5वीं लाइन में वेरिएबल x को यूज़ किया है, तो पहली 4 लाइंस में मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा किसी एक लाइन में। ठीक है, यानी कि वेरिएबल के इस्तेमाल से पहले मुझे उसको डिक्लेयर करना लाजमी है। अगर मैं इससे बाद में डिक्लेयर नहीं कर सकता, यानी कि ये वेरिएबल x लिख दिया ना, अब इसके नीचे मैं इसको जहाँ पे मर्जी x को यूज़ करी जाऊँ, क्योंकि मैं डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ इससे ऊपर मैं इसको यूज़ करूँ तो नहीं। ठीक है, तो जब डिक्लेयर कर दूंगा उसके बाद मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो उससे पहले जहाँ मर्जी मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकता हूँ। द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है ये वेरिएबल के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपाइलर को बताता है। द कंपाइलर यूज डिक्लेरेशन टू डिटरमाइन हाउ मच मेमोरी इज नीडेड फॉर ईच। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखें, अब ये इंटीजर जो है डाटा टाइप, ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है। कितने? 2 बाइट्स का डब्बा बनाती है। ठीक है, ये 2 बाइट्स की जगह गेन करती है। अगर फ्लोट की बात की जाए तो फ्लोट हमारे पास 4 बाइट्स लिया करेगी, 4 बाइट्स। इसी तरह अगर हम करैक्टर डाटा टाइप की बात करें तो ये हमारे पास 1 बाइट लेता है। ठीक है, तो ये इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, ये सारी क्या है, ये डाटा टाइप्स हैं। और डाटा टाइप ये भी होती हैं कि ये कितने बाइट लेंगी। ठीक है, तो डाटा टाइप्स को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस
तो इस प्रोसेस में ये भी बताया जाएगा कंपाइलर को कि इसने मेमोरी में कितनी जगह लेनी है। अगर इंटीजर है तो ये 2 बाइट लेगा, अगर फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा, और अगर करैक्टर है तो 1 बाइट लेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। देखें उन्होंने लिखा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, जो जो डाटा की टाइप्स होंगी उतनी ही उसी तरह वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी लिया करेंगी। जैसे इंटीजर 2 लेती है, फ्लोट 4 लेती है, करैक्टर 1 लेती है, ठीक है, शॉर्ट भी 2 लेती है। तो ये डाटा टाइप्स हम डिटेल के साथ पढ़ के आए थे। इंटीजर की भी आगे 4 से 5 टाइपें पढ़ी थी, फ्लोट की भी हमने 4 से 5 रियल वैल्यूज़ वाली पढ़ी थी, ठीक है। तो वो कितनी कितनी रेंज इसकी होती है, क्या क्या इसकी अमाउंट होती है मेमोरी लेने की, तो वो सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स आर एलोकेटेड व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट जो है वो एलोकेट कर लिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि ले लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर वेरिएबल जो है वो 2 बाइट लेता है, जबकि करैक्टर वेरिएबल जो है वो 1 बाइट लेता है, ठीक है। द मेमोरी बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मेमोरी बाइट्स जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होते हैं। वंस अ वेरिएबल डिक्लेयर इट्स टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब एक दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के चलने के दौरान हम इसकी डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। However, the value of variable can be changed during execution, यानी कि हम ना तो इसकी डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं ना इसके नेम को, लेकिन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स आ गया। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स वो रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखनी है, यानी कि हम जब वेरिएबल डिक्लेरेशन को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो किन रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो ये हमारे पास रूल आ गया। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, इसके बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे, और एट द एंड हम टर्मिनेटर यूज़ करेंगे यानी कि सेमीकोलन। ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल है। कुछ एग्जांपल समझते हैं। पहले डाटा टाइप देख लें। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप बताती है कि डाटा किस किस्म का स्टोर करवाना चाहते हैं हम। अगर इंटीजर है तो इंट, अगर फ्लोट है तो फ्लोट, अगर करैक्टर है कोई तो हम 4। इसी तरह वेरिएबल नेम क्या होता है? मेमोरी लोकेशन को दिए जाने वाला नाम, ठीक है। अब देखें एग्जांपल्स आ गई। तो इंट मार्क्स यानी कि इंटीजर जो है वो मार्क्स वेरिएबल नेम है, इंटीजर डाटा टाइप है। फ्लोट एवरेज वेरिएबल का नेम है, इसमें इशारे वाली कीमत भी आ सकती है। 4 ग्रेड, डबल सैलरी। डबल क्या होती है? ये हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी कि फ्लोट छोटी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। अगर हमने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो इसके लिए हम एक और डाटा टाइप डबल का यूज़ करेंगे, और ये हमें प्रेसिजन भी ज़्यादा देता है। प्रेसिजन क्या होता है और इनकी क्या रेंज वगैरह होती है, डाटा टाइप्स वगैरह की सारी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है। नेक्स्ट देखें, इन द अबव एग्जांपल इंट, फ्लोट, 4, डबल, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि डाटा टाइप्स को इंडिकेट करते हैं। मार्क, एवरेज, ग्रेड, सैलरी, ये सारे वेरिएबल्स के नाम हैं। Many variables of same data type can also be declared in a single statement। अगर एक ही डाटा टाइप हो, यानी कि एवरेज की भी डाटा टाइप इंट ही होती, ग्रेड की भी इंट होती, सैलरी की भी इंट होती, तो फिर हम एक ही लाइन में इन सभी को डिक्लेयर करवा सकते थे इस तरह, यानी कि मार्क्स, और फिर हमने कोमा लगाना था यहाँ पे। नेक्स्ट वेरिएबल लिखना था एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल नेम लिखना था हमने ग्रेड, फिर हमने नेक्स्ट वेरिएबल नेम लिखना था सैलरी, ठीक है। तो इस तरह हम एक ही लाइन में सभी को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय कोमा। हर वेरिएबल को कोमा की मदद से अलग किया जाएगा, जैसे कि नीचे एग्जांपल दी गई है इंट ए बी सी। इसका मतलब क्या है? 3 वेरिएबल है ए, बी और सी, लेकिन तीनों एक ही किस्म के डाटा की हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो जो कि हैं वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल जो है वो उसमें यहाँ पे आना था रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल का नेम जो हम रखेंगे ना वो किस तरह की होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा, शायद यही है।
रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स आएगा, या फिर रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल का जो हम नाम रखना चाहेंगे। तो वेरिएबल का जब हम नाम रखना चाहें तो इसमें लेटर्स आएंगे। लेटर्स क्या, या ए से लेके जी तक आ सकता है कैपिटल, या स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक। नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स मतलब आप डिजिट लगा लें 0 से लेके 9, इनको यूज़ करते हुए हम कोई भी इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर किसे कहते हैं, ये नीचे छोटी लाइन लगी होती है ना जो, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये वाला यू गलत लिखा गया। अगर ये नुक्ता लगा हुआ है यानी कि डॉट लगा हुआ है, तो ये जो मैंने साथ लाइन लगा दी, ये लाइन हमारे पास अंडरस्कोर होती है। ठीक है, या तो वेरिएबल नेम में लेटर्स आया करेंगे, या डिजिट्स आया करेंगे, या अंडरस्कोर आया करेगी। अब देखें, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल जो है वो एक लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, डिजिट ना हो। ठीक है, द यूज ऑफ अंडरस्कोर इज नॉट रिकमेंडेड। यूज ऑफ अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर को यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। जैसे ये देखें, मैंने कहा था ये सेकंड रूल में कहता है या अंडरस्कोर या लेटर आना चाहिए स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में नंबर आ गया, ये नहीं है। स्टार्टिंग पे करैक्टर आ गया, ये भी नहीं है। ये भी नंबर आ गया, नहीं, तो ये सारे क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगर आप, तो अब ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं होती। द वेरिएबल में वार एंड योर कार आर इनवैलिड, माई कार आना था यहाँ पे। ठीक है, तो माई कार, तो ये यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गई, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गई, तो इस वजह से ये दोनों इनवैलिड हो गए। ठीक है, अपर केस और लोअर केस दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा, लेटर जो है वो लोअर केस में भी लिखे थे, अपर में भी। ठीक है, अ यूज़र डिफाइंड वेरिएबल इज कन्वेंशनली रिटन इन लोअर केस। यूज़र डिफाइंड जो चीज़ें होती हैं जैसे कीवर्ड्स, उनको लोअर केस में लिखा जाता है, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम अपर केस में लिखते हैं। ठीक है, डिफाइन जब आप पढ़ के आए थे तो वहाँ में हमने पाई की एग्जांपल ली थी, यानी कि हमने किया था हैश डिफाइन पाई, और इसकी वैल्यू आगे हमने दी थी 3.14159। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पाई क्या है, अपर केस में आया, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। और लोअर केस की बात करें तो इंट, फ्लोट, ये वाली चीज़ें देख लें, तो ये क्या है, यूज़र प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। तो प्री डिफाइंड चीज़ें जितनी भी होंगी, बिल्ट इन चीज़ें जितनी भी होंगी, ये हमारे पास छोटे केसेस में आएंगी। और यूज़र डिफाइंड चीज़ें, वेरिएबल जो है वो भी आपने कोशिश करनी है लोअर केस में हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट है तो फिर हम उसको डिफाइन के ज़रिए करते हैं और वो अपर केस में आता है। नेक्स्ट देखें, स्पेशल सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, कोई भी सिंबल हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकते, ज़िक्र अल्फाज, कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे इंट, वाइड, वाइल, ये इन सभी को वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ गया कि 31 करैक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नाम। अगर 31 करैक्टर से ज़्यादा होगा तो कंपाइलर पहले 31 को उठा लेगा, बाकी सभी को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप, एक वेरिएबल एक डाटा टाइप से डिक्लेयर करना चाहिए। ये नहीं कि वेरिएबल नेम मार्क्स है तो ऊपर इंट कहा जा रहा है, नीचे फ्लोट कहा जा रहा है उसको। ठीक है, तो एक को एक ही डाटा टाइप देन मिलेगी। ठीक है, द वेरिएबल नेम मस्ट मीन मीनिंगफुल एंड रीडेबल, मीनिंगफुल हो नेम और रीडेबल होना चाहिए, यानी पढ़ने के काबिल और उसका मतलब भी समझ आए। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड एंड पर्पस ऑफ द वेरिएबल, ये यूज़र को हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि वेरिएबल किस मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब एग्जांपल दी गई है कि टू स्टोर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट वी शुड बी मार्क्स, अगर हमने बच्चे के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो हम वेरिएबल नेम रखेंगे मार्क्स। ठीक है, और इफ़ अ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, अगर ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, मल्टीपल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए और कैपेबिलिटीज टू इंक्रीज रीडेबिलिटी, यानी कि आसानी से पढ़ा जाए, तो इसके लिए हम वहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर भी सकते हैं। और इसके अलावा नहीं तो कुछ लेटर्स बड़े लिखेंगे, ये देखें माई फ़ोन नंबर इज़, ये देखें यहाँ से आसानी से पढ़ा जा रहा है इसकी निस्बत। ठीक है, अगर सारे छोटे लिखेंगे तो ये पढ़ना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल दी गई हैं, तो ये देखें मार्क्स
सारे लेटर यूज़ हो रहे हैं, पहला कैपिटल है, ठीक है, सारे लेटर हैं, पहला स्मॉल है, ठीक है, लेटर और डिजिट पे आ रहा है। यहाँ पे अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते थे, लेटर्स हैं और अंडरस्कोर है। अब ये देखें यहाँ लेटर से स्टार्ट किया, लेटर अंडरस्कोर है, यहाँ पे क्या है, ये इंट नहीं है, ये इंटीजर लिखा गया है, ठीक है। तो इंट हम यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि कीवर्ड है, इंटीजर को यूज़ कर सकते हैं, सारे लोअर ले और लेटर से स्टार्ट किया गया है। अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन यानी कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसके साथ ही अगर हम वैल्यू दे दें तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाता है। स्पीड से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वीडियो लेंथी हो रही है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के टाइम अगर हम एक वैल्यू भी असाइन कर दें तो इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इक्वल टू साइन इज यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए इक्वल टू का साइन यूज़ होता है। वेरिएबल नेम गिवन ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे आना था लेफ्ट, तो वेरिएबल का नेम जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है और इसकी जो वैल्यू है वो राइट साइड पे आती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ x इज इक्वल टू 5, तो वेरिएबल का नेम जो है लेफ्ट साइड पे आया, ये राइट साइड पे, और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर इसके साथ मैं इंट लगा दूंगा तो ये हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन गया क्योंकि डिक्लेरेशन के दौरान ही हमने वैल्यू असाइन कर दी। C++ कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली सेट ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, सब मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। जब डिक्लेयर किया जाता है एक वेरिएबल को तो C++ कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी को सेट कर लेता है। ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। द मेमोरी लोकेशन में कंटेन मीनिंगलेस डाटा नोन एज गार्बेज वैल्यू, ठीक है। हाँ मैं बताता हूँ आपको, जब हम वेरिएबल का नेम रखते हैं ना तो वो मेमोरी की एक जगह होती है। अब क्या पता उस जगह पर पहले ही कोई वैल्यू स्टोर हो, ठीक है, तो जो पहले ही वैल्यू स्टोर होती है जो हमारे लिए मीनिंगलेस होती है उसको कहते हैं गार्बेज वैल्यू। तो इस गार्बेज वैल्यू को ख़त्म करने के लिए हम पहले इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि ये इक्वल टू 0, ठीक है। इट में प्रोड्यूस एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन सम कंप्यूटेशन। तो अगर हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहें तो ये गार्बेज वैल्यू वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लेके आएगी, यानी कि कैलकुलेशन में के रिजल्ट जो आएंगे वो गलत प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को यूज़ करते हैं, यानी कि वेरिएबल को एक वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। सिंटैक्स इसका ये है कि डाटा टाइप आएगी, फिर वेरिएबल आएगा, इक्वल टू वैल्यू आएगी और यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी आएगा, ठीक है। टर्मिनेटर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक होंगे। अब देखें टाइप नेम क्या है, डाटा टाइप कौन सी होगी ये बताएगा। वेरिएबल नेम क्या होता है, मेमोरी लोकेशन के वेरिएबल जिसको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि वेरिएबल को एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाता है यानी कि वेरिएबल को एक वैल्यू देता है। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वो चीज़ होगी जो कि वेरिएबल को दी जाएगी या वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाई जाएगी। एग्जाम्पल दी गई है, ये देखें, इंट n इज इक्वल 100, इंट x इज इक्वल टू यहाँ पे कोई 5 वैल्यू लगा लें, y 75 है, फ्लोट एवरेज 50। ये देखें एक ही डाटा टाइप की 2 वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई गई हैं और 4 ग्रेड ए, यहाँ पे सिंगल कोटेशन आना था, ठीक है। तो बस यहीं तक ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आई होगी। ऑलवेज स्टे हैप्पी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।